क्लास 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर है दूसरा, पदार्थ का वर्गीकरण। क्वेश्चन क्रमांक पहला देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में हमें वर्गीकृत करना है, अलग अलग बांटना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है। सबसे पहले हम तत्व को बांटेंगे। जस्ता क्या है? जस्ता एक तत्व है। ठीक है, जस्ता क्या है? तत्व है। कैसे जस्ता तत्व है? जेडन यानी जस्ता एक प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, इसमें कोई अन्य पदार्थ शामिल नहीं है। अब इसके बाद तत्व कौन सा है? देखिए, इसमें तत्व एक है ग्रेफाइट। ये भी क्या है? ये एक तत्व है। ये पदार्थ का शुद्धतम रूप है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, अब इसके बाद हम यौगिक की पहचान करेंगे। इसमें से यौगिक कौन सा है? ये वाला। कौन सा कंपाउंड है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है खाने वाला सोडा। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जो मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है NaHCO3। ठीक है, ये यौगिक हुआ। इसके बाद हम देखेंगे मिश्रण को। समुद्र का जल क्या है? समुद्र का जल मिश्रण है। मिश्रण क्यों मिश्रण है? बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि समुद्र का जल क्या है? एक यौगिक है, क्योंकि ये पानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं, समुद्र का जल मिश्रण है। यौगिक कब होता है? जब कोई पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और एक रासायनिक अभिक्रिया हो तो वो यौगिक कहलाता है। समुद्र के जो पानी होता है उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, लवण या नमक मिले होते हैं, कई पदार्थ उसमें मिले होते हैं, धातु के भी रूप उसमें मिले होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, कई, ठीक है, कई तत्व भी उसमें मिले होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये एक मिश्रण कहलाता है समुद्र का जल। समझ गए आप? मिट्टी क्या है? मिट्टी भी देखिए ये मिश्रण है। क्यों मिट्टी मिश्रण है? मिट्टी जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है और मिट्टी के कणों के बीच वायु भी फंसी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो मिट्टी भी क्या है? मिश्रण है। साबुन क्या है? देखिए, साबुन भी मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो ये यौगिकों का मिश्रण है। साबुन में विभिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं, जल भी होता है, साबुन में दूध का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि साबुन क्या है? एक मिश्रण है। समझ में आ गया? कोयला क्या है? कोयला भी मिश्रण है। कोयला क्या है? कोयला भी मिश्रण है। कैसे? कोयला में देखिए कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनता है कोयला। जंतुओं के अवशेष से, जानवरों के अवशेष से, ठीक है, मिट्टी भी होता है, कंकड़ पत्थर भी होता है। ठीक है, तो ये सारे मिलके कोयले का निर्माण करते हैं, तो ये मिश्रण है। कागज़ क्या है? कागज़ भी क्या है? मिश्रण है। कागज़ कैसे बनता है? कागज़ पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं उससे कागज़ बनता है और इसमें केमिकल भी शामिल होते हैं, इसलिए मिश्रण है। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल भी क्या है? मिश्रण है, विभिन्न यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की हमें पहचान करना है। A से D तक दिया गया है 4। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे समझिए आप, एक बच्चे का विकास, तो एक बच्चे का विकास जो है जन्म से जब तक वो बड़ा होता है, जैसे जैसे एक क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का जो तरीका है, मैंने आपको कई बार बताया है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसे रिवर्स में यानी पीछे की अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। एक बार परिवर्तन हो गया तो वो दोबारा पीछे नहीं आ सकता। एक बच्चे का विकास अगर हो गया तो दोबारा बच्चा छोटा नहीं हो सकता है। तो बच्चे का विकास देखा जाए तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का दही बनना, तो ये क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जिसमें क्या होता है? अम्ल होता है। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जम गया तो पूरा वो दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना देखिए भौतिक परिवर्तन है। कैसे? मोम जब पिघलता है तो वो द्रव अवस्था में होता है और सूख जाता है तो पुनः ठोस अवस्था यानी मोम में बदल जाता है, तो पीछे की अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये भौतिक अवस्था हो गई। लकड़ी का जलना, तो जलना यानी दहन जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो लकड़ी का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो समझ गए आप? लकड़ी एक बार जल गया तो दोबारा लकड़ी तो नहीं बन सकता, नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, तत्व और यौगिक में हमें दो अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे, तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक ही पदार्थ के जो शुद्ध रूप होता है वो तत्व कहलाता है।
यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जल को देखिए, जल को अगर हम तोड़ना चाहें तो रासायनिक विधि से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, लेकिन तत्व में ऐसा नहीं होता। दूसरा अंतर लिखना है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को हमें लिखना है। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। मिश्रण के गुण देखिए, पहला गुण क्या है, और इसी तरीके से देखिए टोटल गुण जो है वो 4 गुण हैं। तो इसमें से आपको बस 2 ही लिखना है। मिश्रण के गुण निम्नलिखित है। पहला है मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है, पहला गुण हो गया। अब इसके बाद जो आसान लगे आपको, आप इसे लिख लीजिए। मिश्रण के बनने में प्राय ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है, ठीक है, न ऊर्जा निकलती है और न ही अवशोषण होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, विलय और विलायक में क्या अंतर है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये एक पात्र है, एक पात्र में क्या है, जल रखा हुआ है और इसमें चीनी हम डाल देते हैं। तो चीनी क्या है, चीनी विलय है, ठीक है, और ये जल क्या है, ये विलायक है। तो विलायक किसको घुला लेता है, तो चीनी को घुला लेता है, ठीक है, और ये पूरा हो गया विलयन। चीनी हो गया विलय, पानी हो गया विलायक, विलय को घुलाने वाला, और ये पूरा पदार्थ कहलाता है विलयन, ठीक है। तो हमें विलय और विलायक में अंतर बताना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, विलय और विलायक में अंतर। जो पदार्थ में घुलकर विलयन बनता है, पूरा विलयन का निर्माण होता है, जो पदार्थ जो घुलने वाला वो विलय कहलाते हैं, जैसे चीनी हो गया। जबकि विलायक में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है, जो विलय को घुला लेता है, तो उस द्रव का विलायक कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखिए क्या है, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है, यानी पदार्थ का एक शुद्धतम रूप है ऑक्सीजन। ये प्रमाणित करना है तत्वों का। ऑक्सीजन एक तत्व है, तो ये प्रमाण आपको लिखना है दूसरा। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। अगर ये दोनों शुद्ध नहीं होते तो जल का निर्माण नहीं होता। तो इससे ये क्या प्रमाणित होता है कि ऑक्सीजन शुद्ध है, ठीक है, जल बनता है। तो इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख करें। ऐसे मिश्रणों का नाम बताना है 4 जो उपयोगी हो, यूजफुल हो। तो आपको ऐसे आंसर करना है, उपयोग में आने वाले 4 मिश्रण। पहला है दूध, ठीक है, दूध क्या है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, जल का, वसा का, प्रोटीन का, आदि का ये मिश्रण है। पहला हो गया दूध हो गया, जो काफ़ी उपयोगी है। और दूसरा हो गया इंक यानी स्याही, तो यह जल तथा एक से अधिक रंगों का मिश्रण है। तीसरा है मृद जल, सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो भी क्या है, मिश्रण है, ठीक है, सोडा वाटर आदि इसमें पदार्थ मिले होते हैं। और इसी तरीके से देखिए वायु। अगला प्रश्न देखिए 8वां क्या है, जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा विलयन जिसमें जल की उपस्थिति हो और ऐसा विलयन जिसमें जल की कोई उपस्थिति नहीं हो, ठीक है। तो कैसे करना है इसका आंसर, तो इस तरीके से आपको लिखना है, यानी इनकी परिभाषा लिखना है। जलीय विलयन, किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उस विलयन का नाम कहलाता है जलीय विलयन। जैसे देखिए नमक, अमोनियम। तो नमक में जब हम पानी डालते हैं तो क्या हो गया, नमक और पानी का एक विलयन तैयार हो जाता है, ये जलीय विलयन कहलाता है। और इसके बाद अजलीय विलयन, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में घुलकर विलयन बनाते हैं जिसमें जल नहीं होता। ऐसे द्रवों में जो अल्कोहल है, ये जल के बदले हो गया, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड मुख्य अवयव, ठीक है। ये सारी क्या है, जब ऐसे विलयन बनते हैं, ठीक, तो वो कहलाता है अजलीय विलयन। ये दोनों समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, वास्तविक विलयन की किन्हीं 2 विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। तो ये रहा, आपको ऐसे करना है, वास्तविक विलयन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी वास्तविक विलयन की 2 निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, ये संगठन क्या होता है, समांग होता है, यानी जो पदार्थ इसमें मिले होते हैं वो आपस में नहीं दिखाई पड़ते। जैसे में कि पानी में अगर हम चीनी डाल दें तो चीनी के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो समांगी विलयन हो जाता है। तो इस तरीके के विलयन वास्तविक विलयन कहलाते हैं। दूसरा, ये छन्ना पत्र से आर पार जा सकता है। पानी में अगर चीनी डाल दें तो अगर हम छाने भी तो चीनी नहीं उसमें से निकल सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए सारे गुण हैं। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं। असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन
जिसमें विलय की ओर से अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सके असंतृप्त विलयन कहा जाता है। देखिए एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उस ताप पर और अधिक चीनी घुलाई जा सकती है, तो इस तरीके से वो विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। 11 नंबर प्रश्न, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे देखिए असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, और संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और नहीं घुल सकता है एक निश्चित ताप पर। ठीक है, तो दोनों हो गया अंतर। 12 देखिए क्या है, अति संतृप्त विलयन क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा है, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो। ठीक है, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। विलायक में विलय की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, एक निश्चित ताप पर। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, किसी पदार्थ की विलयता की परिभाषा लिखें। विलयता पर ताप और दाब, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले विलयता की परिभाषा, एक निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलाने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। ठीक है, ताप और दाब निश्चित होना चाहिए, और उस निश्चित ताप पर कोई विलय पदार्थ हो जब वो घुला लेता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दाब का प्रभाव, किसी द्रव में ठोस पदार्थों की विलयता उसके दाब के प्रभाव बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और किंतु द्रव में किसी गैस की विलयता दाब पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद ताप का प्रभाव देखिए, ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है, ताप बढ़ने से किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ती है। ठीक, जैसे में कि चीनी और पानी अगर हम डाल दें तो घुल जाएगा, अगर हम उसको गर्म करें तो ज़्यादा मात्रा में उसमें चीनी घुल सकता है। ठीक है, यही बात है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या प्रश्न है, दो अलग अलग प्रणालियों में, एक में नमक का जल असंतृप्त विलयन और दूसरे में संतृप्त विलयन रखा जाए तो कैसे आप पहचान करेंगे वो बताना है। तो संतृप्त और असंतृप्त की पहचान काफ़ी आसान है। देखिए तो इसमें और अधिक नमक घुल जाता है तो ये क्या है, असंतृप्त है। ठीक है, और इसमें नमक और अधिक नहीं घुल पाता तो ये पहले से क्या है, संतृप्त है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए 15, कोलाइडी विलयन क्या है। तो हमें इस तरीके से लिखना है, विलयन की ऐसी अवस्था जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के क्या होता है, मध्य में होता है, यानी उनके मध्य बराबर होता है। वास्तविक विलयन के कण हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं नंगी आंखों से। ठीक है, वास्तविक विलयन कण काफ़ी छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते, यहाँ पे है। और ये क्या हो गया, कोलाइड, और यहाँ पे निलंबन। इनके दोनों मध्यों के मध्य ये कौन से, इनके दोनों के बीच है कोलाइड। कोलाइड का उदाहरण देखिए क्या है, दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, ये सब सारा क्या है, ये कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा और इसका एक उदाहरण लिखना है। तो परिभाषा और इसका उदाहरण आपको लिखना है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए पायस, जेल, एरोसॉल और झाग। तो यहाँ पे देखिए पायस का उदाहरण क्या है, दूध। ठीक है, तो ये सारे हैं, बाल क्रीम। और जेल का उदाहरण देखिए क्या है, मक्खन, पनीर। ठीक, एरोसॉल का उदाहरण धुआं, बादल, कुहासा। और ये क्या है, ये ठोस गैस का ये कोलाइड है।